हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स का वन शॉट क्विक रिवीजन। और इस वीडियो में हम लोग काइनेमैटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला और सारे रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर कि एग्जाम में हम लोग से सवाल पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स चैप्टर में हम लोग बात करते हैं मोशन पर। मोशन क्या है? मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। जब किसी पार्टिकल का पोजीशन समय के साथ बदलता है, पार्टिकल यहां था और यहां पहुंच गया, तो हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल मोशन में है या पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो इसमें एक वर्ड आ गया पोजीशन, और पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन, कि पार्टिकल कहां पर है। और फिजिक्स में उस लोकेशन को दिखाने का तरीका है कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग पोजीशन को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। जब किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा इस रास्ते के थ्रू, तो ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच का ये जो गैप दिख रहा है हम लोग को, दिस लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब होता है पाथ लेंथ। जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, जैसे कि यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो जिस रास्ते से होते हुए गया है उस रास्ते का पूरा लेंथ ये कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको नॉर्मली हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कई बार इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी बोल दिया जाता है। वेलोसिटी दो टाइप का हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये एवरेज का सिंबल होता है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग किसी भी चीज को डालेंगे, मतलब उस चीज के एवरेज वैल्यू का बात हो रहा है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, और किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन से लिख सकते हैं v इक्वल टू dx बाई dt, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी जो है इसको हम लोग जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं और टाइम को डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx बाई dt। नेक्स्ट क्वांटिटी है अपने पास स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस के चेंज होने का रेट जो है ये स्पीड कहलाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड भी दो टाइप का हो सकता है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा देंगे तो जो बचेगा वही स्पीड है। तो यही हम लोगों ने इसको मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा हुआ है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जैसा हम लोग पहले से जानते हैं। और जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल वही रिलेशन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एग्जिस्ट करता है। एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है या एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस से डिफाइंड है और ये डिस्प्लेसमेंट से डिफाइंड है, और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ रिजल्ट्स है जो हम लोग को क्वेश्चन के फॉर्म में दिखता है। जैसे एक पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रेवल किया, फर्स्ट हाफ टाइम में उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया, सेकंड हाफ टाइम में v2 स्पीड से ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन काफी जगह सीधा हम लोग को ये फॉर्मूला यूज होता है, और इससे हम लोग नीट में या मेंस में काफी जगह ये क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। इसी का एक दूसरा वर्जन होता है ये, जिसमें कि पार्टिकल पहले आधे समय तक कांस्टेंट स्पीड v1 से चला, पहले आधे डिस्टेंस तक कांस्टेंट स्पीड v1 से चला,
और अगले आधे डिस्टेंस तक कांस्टेंट स्पीड v2 से चला, तो एवरेज स्पीड क्या है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, अगला फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम लोग को काइनेमेटिक्स में दिखता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी हम लोग दो टाइप का डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगेन ये जो ब्रैकेट है ये एवरेज का ब्रैकेट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने के दो और तरीके हैं। कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग d2x बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। v क्योंकि पहले से ही dx बाई डी टी होता है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, x को दो बार डिफरेंशिएट करने से हम लोग को d2x बाई डी टी स्क्वायर मिल जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, वो है v dv बाई dx। ये वाला फॉर्मूला कई बार हम लोग का जान बचा लेता है। जब हम लोग को v x के फंक्शन में दिया है और तब अगर हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन रहेगा। अब हम लोग आते हैं, हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज को, जो कि इसमें जितना भी क्वांटिटीज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, सबको डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पर आते हैं। तो बेसिकली दो ही टाइप का मोशन हो सकता है दुनिया में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो जैसा भी स्ट्रेट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इधर उधर कैसा भी हो, बट पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। दूसरे टाइप का मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, समथिंग इज कांस्टेंट। यहां क्या कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फर्दर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होगा या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दो टाइप का हो सकता है। पूरे काइनेमैटिक्स में हम लोग को जो चीज पढ़ना होता है वो ये है, 99% टाइम हम लोग का जो डीलिंग होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ में होगा, जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। बहुत कम एनकाउंटर ऐसा होता है जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन से डील कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से डील कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को डील करने का तरीका क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हम लोग के सामने आता है तो ऐसे मोशन में हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बात आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग ऑलवेज इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये रहा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से डील करना है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपने पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन है। अप्लाई करने का कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो गलती से भी इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं करना है। तो क्या करना है? तो कैलकुलस का यूज करना है, आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जब ये तीन इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को और भी कुछ ध्यान में रखना है। यहां पर जो u, v, a, s है, ये सब वेक्टर्स है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग प्रॉपर साइन के साथ में डायरेक्शन को दिखाएंगे। अगर हम लोग 1D मोशन से डील कर रहे हैं, सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन में डील कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लिया और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मान लिया, ये कन्वेंशन अगर हम लोग ले रहे हैं, तो इनमें से जो भी क्वांटिटी राइट हैंड साइड में डायरेक्टेड होगा उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ में रखेंगे, और जो भी नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ में रखेंगे। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन से डील कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक कन्वेंशन मान लिया, सपोज कि अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो जो भी अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, जो भी डाउनवर्ड होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ में रखेंगे। तो यहां पर जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसका साइन ही उसका डायरेक्शन बताएगा।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गलतफहमी हम लोग को एक्सेलरेशन को लेकर है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है। नहीं, यहां पे क्लियरली हम लोगों ने लिख रखा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब यह हुआ कि पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और पार्टिकल के स्पीड का डिक्रीज होने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी इधर हो, एक्सेलरेशन इधर हो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। यह भी हो सकता है कि वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तब भी रिटार्डेशन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसको हम लोग कंपाइल कर ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू वी शुड बी लेस देन जीरो। a इंटू वी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा। फिर हम लोग डील करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी से। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं। ये नेचुरली हम लोग को मिला हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, और ये एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है। तो जब भी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी से डील कर रहे हैं तो हम लोग एक कन्वेंशन लेकर चल लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया है कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। यहां से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ये ऐसे घूमकर वापस नीचे आ गया। हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड है, तो कन्वेंशन के हिसाब से जब भी हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला में एक्सेलरेशन को ऑलवेज -g रखने वाले हैं। अब यहां पर कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग याद रखेंगे, जो डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है। एक तो मैक्सिमम हाइट इस पार्टिकल ने कितना अटेन किया, u²/2g। इसको टाइम कितना लगा पूरा ऊपर जाकर नीचे आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g। और साथ में इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी का जो टाइम है ये बराबर होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ऊपर जाने में u/g टाइम लगा और नीचे आने में भी u/g टाइम लगा। ये सारा रिजल्ट और फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं। इसके अलावा कुछ भी फाइंड करना होता है तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर फाइंड कर सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक रिजल्ट है जो हम लोग याद रखेंगे। जब इस पार्टिकल को यहां से फेंका गया, ये ऊपर जाकर नीचे आया, तो ऊपर जाकर नीचे आने के प्रोसेस में कोई भी एक हाइट ये 2 बार अटेन कर रहा है, एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे आते समय। तो एक हाइट अगर 2 बार अटेन कर रहा है तो पहली बार यहां तक पहुंचने का जो टाइम है ये टाइम हो गया t1, और दूसरी बार यहां पहुंचने का टाइम, ऐसे ऊपर जाकर यहां नीचे आया, सेम हाइट को क्रॉस कर रहा है, दूसरी बार का ये टाइम हो गया t2। तो एक ही हाइट पर 2 बार पहुंचा, एक बार t1 टाइम पर और एक बार t2 टाइम पर, तो इन दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, विच इज 2u/g। ये एक रिजल्ट है जो कि हम लोग को याद रखना है। एक और रिजल्ट है, अगर हम लोगों ने किसी चीज को ड्रॉप कर दिया, फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो h हाइट गिरने के बाद, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया गया है, h हाइट गिरने के बाद अगर उसका स्पीड v है, उसको टाइम t लगा है, तो उसका जो टाइम ऑफ फॉल है विच इज √2h/g याद रखना है। और h हाइट गिरने के बाद जो उसका स्पीड होगा √2gh, ये भी हम लोग याद रखेंगे। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, काइनेमेटिक्स ही नहीं किसी भी चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आता है अपना 2D मोशन, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से डील करते हैं। एक पार्टिकल को अब किसी एंगल पर फेंका और ये ऐसे जाकर इधर लैंड कर रहा है। ये 2D मोशन हो गया। 2D मोशन से डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट कर लेते हैं, एक x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, y डायरेक्शन वर्टिकल। तो दोनों डायरेक्शन में इसको स्प्लिट करेंगे तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया u cos थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 0 क्योंकि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, g डाउनवर्ड, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया -g। तो x डायरेक्शन का मोशन तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हम लोग सीधा वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। y डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ भी फाइंड करना है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है। तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है हम लोग को, वो y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है।
और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा जो कि कभी चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा मेंटेन्ड है। ये इसका मैक्सिमम हाइट, और ये जहां से फेंका गया था और जहां जाके गिरा, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप हो गया रेंज। तो यहां पर भी मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इन सब के लिए फॉर्मूला है जो कि हम लोग याद रखेंगे। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, ऊपर जाकर नीचे आने का टाइम। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और चौथा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब इस पाथ का इक्वेशन। ये जो पाथ होता है ये एक पैराबोलिक पाथ है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हम लोग को। ये रहा वो इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये इस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, ये इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है। ये इक्वेशन याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को डायरेक्टली यूज होता है ये। रेंज के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग को रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री पर अगर फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगा, और वो मैक्सिमम रेंज निकालना है तो अपने रेंज के फॉर्मूला में हम लोग थीटा का वैल्यू 45 रख के मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। दूसरा बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज का वैल्यू सेम होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब अगर एक एंगल हमने थीटा रखा है तो दूसरा एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सपोज एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री, तो थीटा पर जो रेंज आएगा 90 माइनस थीटा पर भी वही रेंज आएगा, R1 इक्वल टू R2। ये रहा उसका डायग्राम। थीटा 1 पर जो रेंज मिला एग्जैक्टली वही रेंज थीटा 2 पर मिला। रेंज सेम है बट मैक्सिमम हाइट जो है यहां पर वो अलग अलग होगा, है ना। रेंज सेम है, मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगा। ये अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल का। इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल के दो केसेस हो सकते हैं, नीचे से ऊपर फेंका गया या ऊपर से नीचे फेंका गया। तो हम लोग पहले केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंका गया अप द इंक्लाइन। नीचे से ऊपर फेंके तो इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, और प्रोजेक्टाइल का इनिशियल स्पीड u, और प्रोजेक्टाइल का इंक्लाइन के साथ एंगल थीटा है। तो ये इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ प्लेन पर गिर गया। मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। ये इसका मैक्सिमम हाइट और ये रेंज। यहां पर भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग याद रखेंगे। पहले हम लोग x और y डायरेक्शन के मोशन के बारे में समझ लेते हैं। x डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, x मतलब अलोंग द इंक्लाइन, और y डायरेक्शन यहां परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को लिया गया है। यहां पर x हॉरिजॉन्टल नहीं है और यहां पर y वर्टिकल नहीं है। x यहां पर अलोंग द इंक्लाइन है और y यहां पर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन अल्फा। इस बार x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी है u साइन थीटा, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस अल्फा। मतलब इस बार x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों में एक्सेलरेशन है, और दोनों डायरेक्शन का जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो कुछ भी इक्वेशन लिखना होगा x और y में तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन है अप्लाई करने के लिए। अब जो फॉर्मूला है यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के लिए फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट काफी मिलता जुलता फॉर्मूला है नॉर्मल वाले प्रोजेक्टाइल से, 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये भी मिलता जुलता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। याद रखना है, भले ही थोड़ा सा लेंदी है बट याद रखना है। तो और एक कंडीशन रेंज मैक्सिमम होने का, तो मैक्सिमम रेंज के लिए नॉर्मल वाले प्रोजेक्टाइल में जो ग्राउंड से फेंकते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में, उसमें थीटा 45 होना चाहिए। यहां पर थीटा का वैल्यू 45 माइनस अल्फा बाई 2, इतने एंगल पर फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम रेंज का वैल्यू है u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। चलते हैं डाउन द इंक्लाइन वाले प्रोजेक्टाइल पर। अब ऊपर से नीचे फेंका गया है, इस बार भी अलोंग द इंक्लाइन x लिया गया है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन y डायरेक्शन, ये एंगल अल्फा, और जो प्रोजेक्शन एंगल है वो थीटा। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। यहां पर भी अगर हम लोग अलोंग x और अलोंग y देखें तो x के अलोंग वेलोसिटी u cos थीटा है, y के अलोंग x के अलोंग एक्सेलरेशन g sin अल्फा है। इसमें और अप द इंक्लाइन में एक फर्क है,
वहां पर x डायरेक्शन का मोशन में रिटार्डेशन हो रहा था, यहां पर x डायरेक्शन के मोशन में स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस g cos अल्फा। y डायरेक्शन में एज सच कोई चेंज नहीं आया है, बस x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का साइन चेंज हो गया है। तो अगर यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला लिखें, टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो अप द इंक्लाइन के लिए था, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। मैक्सिमम हाइट एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g cos अल्फा। रेंज का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, बस यहां पर आप देखेंगे एक चेंज, पहले यहां प्लस आ रहा था, अब यहां पर माइनस आ गया है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। मैक्सिमम रेंज के लिए पहले था 45 माइनस अल्फा बाई 2, अब है 45 प्लस अल्फा बाई 2, और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, पहले यहां पर 1 प्लस साइन अल्फा था। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन पर। जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए अपने पास ये दो फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूला का यूटिलिटी भी समझ ले क्या है ये। पहले तो ये जो लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज वीए माइनस वीबी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये दो फॉर्मूला हम लोग को हेल्प करता है फ्रेम चेंज करने में, कि अगर किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो किसी का वेलोसिटी कितना दिखेगा, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा। ये दो फॉर्मूला यही हम लोग को बताता है, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने में हेल्प करता है। एक बार जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर चुके होते हैं, फिर बाकी जिस तरह से हम लोग काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को डील करते हैं, रिलेटिव मोशन में भी डील करने का वही तरीका होता है। सॉल्विंग का तरीका कुछ अलग नहीं है, बस सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कन्वर्ट कर लें। स्ट्रेट लाइन में जब हम लोग रिलेटिव मोशन से डील कर रहे होते हैं तो एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, एक ऐसे जा रहा है दूसरा उसका पीछा कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है। ये सवाल हम लोग को काइनेमैटिक्स में भी दिख सकता है और किसी और चैप्टर में भी दिख सकता है। तो दो पार्टिकल के बीच का गैप अगर मैक्सिमम या मिनिमम है तो ऐसा तब होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो चुका है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। ये रिजल्ट बहुत ही काम का है। स्ट्रेट लाइन मोशन में मैक्सिमम या मिनिमम गैप का कंडीशन है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो जैसे यहां पर हम लोग को दिख रहा है कि जो ए का वेलोसिटी है वही बी का वेलोसिटी हो चुका है, इस समय जो गैप होगा वो या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। मिनिमम गैप है या मैक्सिमम गैप है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के सिचुएशन पर, बट ये श्योर है कि इधर मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव को अप्लाई करें तो प्रोजेक्टाइल में जैसे ये दो प्रोजेक्टाइल हम लोग को यहां दिख रहा है ए एंड बी, एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में जब दूसरे का एक्सेलरेशन देखेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो आने वाला है। क्यों रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो आएगा? क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, सेम एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो आएगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक पार्टिकल, एक प्रोजेक्टाइल का पाथ दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में ऑलवेज कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। एक प्रोजेक्टाइल का पाथ दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब इसका बहुत यूज है, इस बात को, इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है और हम लोग से पूछेगा कि बताओ दो प्रोजेक्टाइल के बीच का मिनिमम गैप क्या है, तो हम लोग रिलेटिव में जाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है देखो, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, यही परपेंडिकुलर का जो लेंथ है ये मिनिमम गैप हो जाएगा। कोई बोलेगा कि इन दोनों के टकराने का कंडीशन बताओ कि ये दोनों हवा में टकरा गया। अगर टकराना है तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए, यहीं से पास होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहीं से पास हो गया तब ये दोनों पार्टिकल हवा में टकरा जाएंगे। तो 2D मोशन को रिलेटिव से डील करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, रिलेटिव मोशन का यूज कब होता है? रिलेटिव मोशन के यूज का पहचान यह है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें कि दो पार्टिकल का मोशन साइमल्टेनियसली हो रहा है और वहां पर गैप रिलेटेड बात हो रहा है कि गैप मिनिमम, मैक्सिमम, गैप जीरो हो गया,
गैप रिलेटेड बात जब भी हो रहा है तो हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में सोच सकते हैं। फिर हम लोग को काइनेमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिखता है, रिवर बोट प्रॉब्लम। उसके बारे में समझ लेते हैं। ये रिवर है, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, रिवर के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन इसको अप स्ट्रीम कहा जाता है। रिवर के फ्लो का स्पीड u है और v जो है दिस इज स्पीड ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ये स्विमर भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है। तो v उसका स्पीड है, और v का मतलब ये हुआ कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड से बोट पानी में चलाया जा सकता है। ठीक है, बोट का नेट वेलोसिटी क्या होगा, ये v और u के रिजल्टेंट से तय होगा। अब यहां पर फाइंड करने के लिए दो पैरामीटर्स है, एक होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। जैसे सपोज बोट यहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट है दूसरे शोर पर, ये पॉइंट बी। बोट को इस डायरेक्शन में चलाने का कोशिश किया गया इस लाइन से थीटा एंगल पर इधर। रिवर का फ्लो इतना ज्यादा है कि अल्टीमेटली बोट कहां पहुंचा, पॉइंट सी पर पहुंच गया, है ना। ऐसे चलाना चाह रहा था, पॉइंट सी पर पहुंच गया। तो जब ये दूसरे शोर पर पहुंचा तो ये वाला जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, और यहां से वहां तक जो पहुंचने का टाइम लगा ये कहलाता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो इन दोनों के लिए अपने पास फॉर्मूला है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग को हम लोग लिख सकते हैं L by V cos थीटा, एंड ड्रिफ्ट इज L by V cos थीटा इंटू U माइनस V sin थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोग सीधा टाइम ऑफ क्रॉसिंग और ड्रिफ्ट इन दोनों फॉर्मूला से लिख सकते हैं। अब यहां पर दो सिचुएशन का डिस्कशन किया जाता है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम है या फिर ड्रिफ्ट मिनिमम है। तो मिनिमम टाइम के लिए इसको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में रिवर के परपेंडिकुलर अपने वेलोसिटी को मैक्सिमम रखना होगा। तो बोट को इस डायरेक्शन में चलाना होगा, इस डायरेक्शन में चलाएगा तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। हालांकि रिवर फ्लो की वजह से वो पहुंचेगा यहां पर, बट टाइम मिनिमम लगेगा, और ये मिनिमम टाइम है L by V थीटा 0। इस एंगल पे चलाना होगा, ये हम लोग याद रखेंगे। दूसरा है मिनिमम ड्रिफ्ट का सिचुएशन। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जहां से चालू हुआ था डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए। अब डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो बोट ऐसे चलाएगा तो इधर चला जाएगा, तो बोट उसको इधर किसी एंगल पर चलाना होगा। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ये थीटा एंगल कितना है, ये रहा साइन थीटा इक्वल्स टू यू बाई वी, इसको याद रखना है। इतने एंगल पर अगर वो बोट चलाने का कोशिश करेगा तो बोट का मुंह ऐसे रहेगा और ये बोट ऐसे जा रहा होगा और डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, 0, और एंगल कितना मेंटेन करना है, साइन थीटा यू बाई वी। लेकिन ऐसा होने के लिए एक कंडीशन है कि जो बोट का स्पीड है v, दैट शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। इसके बाद एक और टाइप का प्रॉब्लम होता है रेन मैन प्रॉब्लम, कि बारिश हो रही है, एक आदमी छाता लेकर जा रहा है, फिर वो आदमी दौड़ना चालू कर देता है। तो दौड़ना चालू करता है तो उसको रेन का कुछ और एंगल लगता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने का एक सिंपल सा इक्वेशन है, समझते हैं। जैसे यहां पर रेन का स्पीड है vr और ये इसका एंगल है वर्टिकल के साथ में अल्फा। एक आदमी खड़ा है, उसको अभी ये महसूस हो रहा है, ये एक्चुअल सिचुएशन है। हम लोगों ने इसको x डायरेक्शन ले लिया, इसको y डायरेक्शन। तो ये रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसमें दो टाइप का सिचुएशन हम लोग को देगा। पहला ये कि जो ऑब्जर्वर है उसने दौड़ना स्टार्ट किया विद स्पीड v1 और उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ऐसा कब लगा उसको, जब उसने v1 स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया तो उसको लगा, उसको फील हुआ कि रेन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। और जब भी ऐसा लगेगा उसको, जब भी ऐसा फील हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। इस बात का ये कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, vr sin अल्फा इक्वल टू v1, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल गया। दूसरा हम लोग को इंफॉर्मेशन ये देख सकता है कि वो v2 स्पीड से जब दौड़ना स्टार्ट किया तो उसको लगा कि रेन वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। अब इस सिचुएशन को कैसे इस्तेमाल करना है, ये v2 कुछ भी हो सकता है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये जनरल बात है, इसी पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन लिख लेंगे। मैन का वेलोसिटी है v2 i कैप और ये रेन का वेलोसिटी है vr sin अल्फा i कैप, vr cos अल्फा j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन लिख लिए, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो tan थीटा इक्वल टू vx अपॉन vy।
Vx अपॉन Vy करेंगे। अब इसमें कुछ भी V2 हो, कुछ भी थीटा हो, यहां से हम लोग को हर बार एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं।